प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र संकेतांक 324 बीबीएक्स के प्रश्न संख्या 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व हम प्रश्न 1 से 4 तक पार्ट ए और 5-6 पार्ट बी में हल कर चुके हैं। आज इस सेट का हम तीसरा सेशन लेकर आएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 7, 8, 9 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया है 7 का देखिए कह रहा कोई एक खंड कीजिए। इसमें 2 खंड होते हैं, कोई एक करना है, जिसमें का में लिखा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देख रहे समीकरण दिए हैं, इनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो देख रहे इसमें सबसे पहले हम इन दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिख लेंगे। दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण देख रहे दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर तो देख रहे b के रूप में आप लिखेंगे तो देखिए यही मिल जाएगा। a होता है x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहले समीकरण में x y z के गुणांक क्रमशः 3, 1, 2 और जबकि दूसरे समीकरण में देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं दूसरे समीकरण से x y z के गुणांक लिखेंगे तो -2, 3, 1 और तीसरे समीकरण में देख रहे हैं 1, 2, 1, 1, 2, 1 और यक्ष होता है चरों से निर्मित स्तंभ आव्यूह। देखिए 3 चर हैं x y z = b बनता है। देख रहे आचर पदों से अर्थात राइट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं इनसे निर्मित आव्यूह। तो ये हमारा आव्यूह समीकरण ax = b का रूप बन जाता है। अब इसके बाद इस आव्यूह a के हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे मॉड a निकालेंगे। मॉड a देख रहे मॉड a = बनेगा, इसमें सबसे पहले आप इस पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3 × देख रहे 3 × 1 3 × 3 माइनस 2 × 1 देख रहे 2 × 2 फिर बीच में माइनस देख रहे 1 × इसके संगत पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो -2 का गुणा 1 में करेंगे तो देख रहे -2 माइनस 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 × 1 प्लस 2 इंटू देख रहे इसके संगत पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा तो -2 का 2 में गुणा करेंगे -4 माइनस 1 3 का गुणा करेंगे 3। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे देख रहे 3 से 2 घटाएंगे 1 1 और 3 का गुणा करते हैं 3 -2 -1 -3 में -1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस फिर देख रहे -4 -3 मिलकर -7 और -7 का 2 में गुणा होगा तो -7 दुनाई 14। तो देख रहे 3 + 3 6 6 - 14 बराबर मिल जाएगा -8। तो ये दिए गए आव्यूह a के सारणिक का मान मिल जाता है। अब इसके बाद हम a के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। देख रहे a के सहगुणनखंड देख रहे हैं a के सहगुणनखंड आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a11 चिन्ह की बात करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से चिन्ह लिए जाएंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम a11 का मान निकालेंगे। a11 देखिए पहले एलिमेंट में प्लस का चिन्ह आएगा और इसके संगत देख रहे हैं इस प्रकार से यदि आप लिखना समझ जाते हैं तो फिर आसानी से हल कर लेंगे। a11 के लिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो देख रहे ये एलिमेंट बचते हैं 3 1 2 1
इसके बाद जब A12 का मान लिखेंगे तो देख रहे हैं चिन्ह माइनस का मिलेगा, और इसके संगत यदि आप देखें इस अवयव के संगत पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो -2 1, और इसके बाद फिर देख रहे हैं 1 1। A13 का मान यदि हम लिखें चिन्ह प्लस मिल जाएगा, और 13 के संगत यदि आप देखें इस अवयव के संगत पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा तो -2 1 -2 1 3 2। अब इसके बाद A21 का मान लिखेंगे, देख रहे हैं A21 निकालें, चिन्ह इसका माइनस मिलेगा। देखें इस अवयव के संगत देखेंगे पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति छूटेगी तो 1 2 2 1 1 2 2 1। देख रहे हैं 21 इस अवयव के संगत देख रहे हैं तो 1 2 2 1, और इसके बाद देख रहे हैं A22 का मान यदि लिखें A22, चिन्ह इसका प्लस मिल जाएगा, और इसके संगत देख रहे हैं उपसारिक को यदि आप देखें A22 के संगत इस अवयव के संगत देखेंगे दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति छूटेगी तो मिल जाएगा 3 2 1 1 3 2 1 1। देखिए पहले इनको हम सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे देख रहे तिरछा गुणा इस प्रकार से होगा 3 एकम 3 -2 एकम 2 और 3 -2 बराबर 1। A12 को सरल करेंगे माइनस, देख रहे -2 का 1 में गुणा होगा -2, फिर -1 एकम 1, देखिए -2 -1 मिलकर -3 और -3 का माइनस में गुणा हुआ तो देख रहे +3 बन जाएगा। इसके बाद A13 के मान को सरल करेंगे तो देख रहे हैं इसको सरल करने पर -2 का 2 में गुणा होगा -4 -3 एकम 3 तो देख रहे हैं -7 मिल जाएगा। इसके बाद A21 देख रहे हैं इस मान को ज्ञात करेंगे -1 1 का गुणा 1 -2 दुनाई 4, देख रहे हैं 1 -4 -3 और -3 में माइनस से गुणा होगा तो देख रहे हैं +3 हो जाएगा। इसके बाद A22 का मान यदि देखें 3 एकम 3 -2 एकम 2 और 3 -2 बराबर 1। देखें A22 के बाद A23 के लिए चिन्ह मिल जाएगा माइनस, और इसके संगत देख रहे हैं उपसारिक लिखें A23, देखिए इस अवयव के संगत देखेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा 3 1 1 2 3 1 1 2। सरल कर लेंगे A31, अब देखें A31 का मान लिखेंगे तो देख रहे हैं इस अवयव के संगत चिन्ह प्लस का आएगा, और इसके संगत उपसारिक देखें तो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी तो 1 2 3 1 1 2 3 1। इसके बाद A32 देख रहे चिन्ह माइनस मिलेगा, और इसके संगत देख रहे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 3 -2, देख रहे 3 -2 और 2 1। इसके बाद A33 का मान लिखें, चिन्ह इसमें देख रहे प्लस लग जाएगा, और इसके संगत यदि आप उपसारिक देखें उपसारिक का मान देख रहे इस अवयव के संगत देखेंगे तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा 3 1 3 1 -2 3। आप देख रहे हैं इनको सरल करके मान लिख देते हैं, देखिए सरल करेंगे तो -3 2 का गुणा करेंगे 3 दुनाई 6, देख रहे 3 2 का गुणा करेंगे 3 दुनाई 6 -1 एकम 1, 6 से 1 घटाते हैं देख रहे 5 पहले माइनस लगा है तो -5 मिल जाएगा। इसके बाद A31 देख रहे 1 1 का गुणा करते हैं 1 -3 दुनाई 6 1 -6 -5। A32 देख रहे इसको सरल करेंगे -3 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 माइनस, देखिए -2 में 2 से गुणा होगा -4 माइनस पहले से है देख रहे +4 हो जाएगा
4 3 7 -7। इसके बाद 8 3 3 देख रहे हैं 3 त्रिक 9 -2 में 1 से गुणा होगा -2 माइनस पहले से है तो +2 और 9 + 2 देख रहे हैं 11 मिल जाएगा। अब हम एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह को लिखेंगे तो देख रहे हैं एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह देख रहे हैं एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह संकेत में यदि हम C बराबर लिखें तो देख रहे C बराबर मिल जाएगा एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह C इक्वल टू देख रहे A11 1 है, A12 3 है, A13 देख रहे हैं -7 है, A21 3 है, A22 देख रहे हैं 1 है, A23 -5, A31 देख रहे हैं -5, A32 -7 और A33 देख रहे हैं 11। इस प्रकार से देखें एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का मान मिल जाता है। अब हम एडजॉइंट ए लिखेंगे तो देखें एडजॉइंट ए बनता है एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह लिखेंगे वही हमारा एडजॉइंट ए का मान मिलेगा। देखें एडजॉइंट ए इक्वल टू मिलेगा C डैश। देखिए इसका परिवर्त आव्यूह लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी, इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 1 -5 और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी -5 -7 11। तो देख रहे ये एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। इसके बाद हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। देख रहे ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ए या ये कहें 1 अपान मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए। तो देखिए इसमें मान रख देते हैं 1 अपान मॉड ए। मॉड ए देख रहे हैं हमने निकाला था -8 के बराबर आया था। एडजॉइंट ए देख रहे हैं लिखा है 1 3 -7 3 1 -5 और -5 -7 11। तो देख रहे हैं ये ए इनवर्स का मान मिल जाता है। अब यदि आव्यूह समीकरण से देखें देख रहे आव्यूह समीकरण ax बराबर b से यदि हम x बराबर लिखें तो x बराबर मिल जाएगा a इनवर्स b। तो यहाँ पर देख रहे हैं a इनवर्स और b का हम मान रख लेते हैं। देख रहे हैं a इनवर्स ज्ञात किया गया 1/-8 इंटू देख रहे हैं 1 3 -5 3 1 -7 और -7 -5 11 इंटू बी। देखें आव्यूह बी का मान दिया है। आव्यूह बी हमने लिखा है 3 3 4 3 3 4 देख रहे 3 3 4। अब इनका पहले हम गुणा कर लेंगे दोनों का और गुणनफल जो प्राप्त होता है -8 से भाग देंगे और फिर दोनों ओर से तुलना करेंगे। तो देखें तुलना करने पर फिर x y z का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं इन दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे और गुणनफल निकालने का तरीका आप जानते हैं। देखिए यही बराबर मिलेगा 1/-8। पहले आप इसको लिखे रहेंगे। इसके बाद देख रहे हैं दोनों आव्यूहों का आपस में गुणा करते हैं। जानते हैं पहले से पंक्ति दूसरे से स्तंभ लेकर चलना है। देख रहे हैं 1 में 3 से गुणा होगा तो 1 3 का गुणनफल 3 प्लस 3 गुणे 3 करेंगे 3 त्रिक 9 और -5 में 4 से गुणा करेंगे -5 चौको 20। आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति से 3 3 का गुणा किए 3 त्रिक 9 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 मिल जाएगा। -7 का गुणा 4 में करेंगे
तो -7 चौक 28। आप देखें -7 का गुणा 3 में करेंगे -7 त्रिक 21, -5 का 3 में करेंगे तो -5 तेई 15, और 11 का गुणा 4 में करते हैं तो 11 चौक 44। आप देखें इसको सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 1/-8 इंटू, देखिए 9 3 12 और 12 -20, तो देख रहे हैं 9 3 12, 12 -20, 12 से 20 घटाएंगे -8, फिर देख रहे हैं 9 3 12, 12 से 28 घटाएंगे तो देख रहे हैं प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का, तो देख रहे हैं 28 से 12 घटाते हैं तो 28 से 10 घटा 18, और 18 से 2 घट गया 16, और इसके बाद फिर यदि देखें, देखिए 44 प्लस में है, 15 21 माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 1 16, 10 26, और 26 10 36, और देख रहे हैं 44 से यदि आप 36 घटाते हैं तो 44 से 36 घटाने पर देख रहे हैं 14 से 6 घटाएं तो 36 8 44 होता है, तो देख रहे हैं ये 8 के बराबर मिल जाता है। अब इसमें यदि -8 से आप भाग दे दें प्रत्येक अवयव में, और देख रहे हैं यक्ष से तात्पर्य है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल टू, देख रहे हैं -8 से यदि आप भाग देंगे तो -8/-8, देख रहे हैं 1 मिल जाएगा, -16/-8 करेंगे तो 8 दुनाई 16, 8/-8 करेंगे देख रहे हैं -1 मिल जाएगा। अब इसमें हम दोनों ओर से तुलना कर लेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना करने पर, तो देखें दोनों ओर से यदि हम तुलना करते हैं तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, तो देखें यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम में हर सेट में आव्यूह समीकरण से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। देखें इनमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, दिए गए समीकरणों में से किसी भी समीकरण में एक्स वाई जेड का मान रख देंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, और समीकरण संतुष्ट होने का मतलब कि हमारा आंसर सही है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न 7 के खा में दिया है, यदि ए एक आव्यूह है तो कह रहा जांच कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। तो देखिए ये हमको सिद्ध करके लाना है, तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे हैं सबसे पहले मॉड ए की भी आवश्यकता है तो इस आव्यूह की हम सारणी का मान निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं मॉड ए इक्वल टू पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेते हैं, तो देख रहे हैं मिल जाएगा 1 इंटू 1 के संगत देख रहे हैं 0 का 3 में गुणा होगा 0, माइनस 0 का गुणा -2 में होगा, देख रहे हैं 0, फिर माइनस, देख रहे हैं -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 इंटू 3 का गुणा देख रहे हैं 3 में करेंगे 3 त्रिक 9, माइनस 1 का गुणा -2 में करेंगे तो देख रहे हैं मिल जाएगा -2, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 2, इसके बाद देख रहे हैं +2 इंटू इसके अवयव के संगत देख रहे हैं 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, माइनस 1 का गुणा 0 में होगा तो 0 मिल जाएगा। सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं 0 माइनस 0 0, 0 का गुणा 1 में होगा 0, 9 + 2 9 2 11, 11 का 1 में गुणा करेंगे तो 11 1 कम 11, फिर देख रहे हैं 0 का 2 से गुणा होगा 0, तो इस प्रकार से देख रहे हैं बराबर 11 मिल जाता है। अब हमको आवश्यकता एडजॉइंट ए के मान की है, तो देख रहे हैं एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहला कार्य है हम इसके सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड निकालेंगे, ए के सह गुणनखंड। तो देख रहे हैं सह गुणनखंड निकालने का तरीका पिछले प्रश्न में भी हम पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से ए के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखें A11
A11, इसमें आप जानते हैं चिन्ह प्लस आएगा और इसके संगत यदि आप उपसारिक देखें तो 0 का 3 में गुणा डायरेक्ट करके देख रहे लिख देते हैं। 0 गुणे 3 0 होगा माइनस, फिर देखें 0 गुणे -2 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा A11 0 हो जाता है। A12 का चिन्ह जानते हैं माइनस होगा और इसके संगत यदि आप देखें तो देख रहे हैं ये दूसरा स्तंभ छूटेगा, पहली पंक्ति छूटेगी। 3 का गुणा 3 में करते हैं, 3 त्रिक 9 माइनस 1 का गुणा -2 में करेंगे -2, देख रहे माइनस पहले से है तो +2, 9 + 2 11, माइनस पहले लगा है तो देख रहे -11। इसके बाद A13 का मान लिखेंगे, A13 इक्वल टू मिल जाएगा। ठीक है, इस अवयव के संगत यदि देखें तो चिन्ह हमारा प्लस रहेगा, 3 का गुणा 0 में 0 और -1 का गुणा 0 में, तो देखें 0 मिल जाता है। 0 माइनस, देख रहे इस अवयव के संगत देख रहे हैं तो 0 माइनस 0 देख रहे बराबर 0 मिल जाएगा। इसके बाद A21 का मान लिखेंगे, देख रहे A21 का चिन्ह माइनस होगा और देख रहे इस अवयव के संगत देखें तो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटेगा तो -1 का गुणा 3 में करेंगे तो देख रहे हैं -3 माइनस, और इसके बाद 0 का गुणा 2 में होगा तो देख रहे हैं 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से -3 -0 -3 और पहले देख रहे हैं माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, +3। A22 देख रहे हैं A22 चिन्ह इसका प्लस आएगा और इस अवयव के संगति देखें तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा। 1 का गुणा 3 में किए 3 माइनस, और फिर देख रहे हैं 1 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, सरल करते हैं 3 - 2 देख रहे हैं 1 मिल जाएगा। इसके बाद A23 का मान लिखेंगे, देख रहे हैं A23 इक्वल टू चिन्ह इसमें माइनस होगा। ठीक है, इसके संगत देखेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा। 1 का गुणा 0 में करते हैं तो देख रहे हैं 0 माइनस, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो देख रहे हैं -1, माइनस पहले से है तो +1 हो जाता है। आप देख रहे हैं पहले माइनस लगा है तो इसका मान -1 के बराबर मिल जाता है। अब हम A31 का मान लिखेंगे तो देख रहे हैं A31 चिन्ह प्लस होगा और देख रहे हैं इस अवयव के संगत देखें तो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति छूटेगी। -1 का -2 में गुणा करेंगे तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस होगा, 1 दूनी 2 माइनस, 0 का गुणा देख रहे हैं 2 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा और 2 - 0 बराबर 2। इसके बाद A32 में देख रहे हैं चिन्ह माइनस आएगा और इस अवयव के संगत देखें तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा। 1 का गुणा -2 में करते हैं -2 माइनस, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनाई 6, देख रहे हैं -2 -6 मिलकर -8 और -8 में माइनस से गुणा होता है तो +8 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं A33 इक्वल टू, देख रहे हैं A33 चिन्ह प्लस होगा और देख रहे हैं इसके संगत देखेंगे तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूटेगा। 1 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 माइनस, फिर देखें 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 और माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार से इसका मान 3 के बराबर मिलता है। अब हम एक ही सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह लिख करके उसी का परिवर्त आव्यूह लिखेंगे तो वही हमारा एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। इसी को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं एडजॉइंट ए बराबर यदि हम लिखें तो देख रहे हैं एडजॉइंट ए इक्वल टू, यदि हम डायरेक्ट लिखते हैं तो देख रहे हैं जो पंक्ति बनी है इनको हम स्तंभ के रूप में लिख लें। देख रहे हैं 0 -11, फिर देख रहे हैं 0 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना देते हैं 3 1, फिर देख रहे हैं -1 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे तो देख रहे हैं डायरेक्ट एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है 3 पार्टों में, सबसे पहले लिखा है A इंटू एडजॉइंट ए, तो देख रहे हैं पहला पार्ट हम निकालते हैं
ए इंटू एडजॉइंट ए का मान देख रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इक्वल टू देख रहे हैं, दोनों का मान रख लेते हैं। ए का मान सबसे पहले देख रहे हैं, लिखते हैं ए दिया है, ए देख रहे हैं पहली पंक्ति 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, फिर दूसरी पंक्ति लिख लेंगे 3 0 माइनस 2, और तीसरी पंक्ति है 1 0 3, और एडजॉइंट ए देख रहे हैं प्राप्त हुआ है 0 3 2, फिर देख रहे हैं -11 1 8, तीसरी पंक्ति है 0 -1 3। आप देख रहे हैं दोनों आव्यूहों का हम गुणा कर लेंगे। तो आव्यूह के गुणन का तरीका जानते हैं, उसी तरीके से इनका गुणा करना है। तो देखें यही मिल जाएगा, आपस में गुणा करेंगे। तो देखें पहले से पंक्ति दूसरे से स्तंभ लेकर चलना है, 1 गुणे 0 करेंगे, देख रहे 0 मिलेगा। फिर -1 का गुणा -11 में होगा तो माइनस माइनस प्लस और 11, 2 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 मिल जाएगा। अब इसके बाद पहली पंक्ति हम दूसरे स्तंभ में करेंगे, 1 गुणे 3 देख रहे हैं 3 मिलेगा, -1 गुणे 1 करेंगे -1, और 2 गुणे -1 -2। इसके बाद देख रहे हैं इसका तीसरे स्तंभ में करेंगे, 1 गुणे 2 2, -1 गुणे 8 -8, और 2 गुणे 3 2 तिहाई 6। अब इसके बाद देखिए पहली पंक्ति का हमने तीनों स्तंभों में किया, आप दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में पहले करेंगे। देखिए 3 गुणे 0 0, प्लस 0 गुणे -11 देख रहे 0 हो जाएगा, और -2 का गुणा 0 में करेंगे तो देख रहे 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्तंभ में करेंगे, 3 गुणे 3 9, प्लस 0 गुणे 1 देख रहे 0 मिल जाएगा, और -2 गुणे -1 करेंगे तो देख रहे हैं -2 का गुणा -1 में तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 एकम 2। आप देखिए तीसरे स्तंभ में करेंगे तो मिल जाएगा 3 गुणे 2 3 दुनाई 6, फिर देखिए 0 का 8 में गुणा होगा 0, -2 का 3 में होगा तो -2 तिहाई 6। आप देखिए तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में इसी प्रकार से क्रमशः करना है। 1 गुणे 0 देख रहे 0, फिर 0 गुणे -11 0, और 3 गुणे 0 करेंगे तो देख रहे हैं 0। इसके बाद फिर देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में करेंगे, 1 गुणे 3 3, और फिर देख रहे हैं 0 गुणे 1 करेंगे 0 मिल जाएगा, और -2 का गुणा -1 में करते हैं। देख रहे तीसरी पंक्ति का हम कर रहे हैं तो तीसरी पंक्ति के अनुसार यदि देखें तो देख रहे 3 का -1 में गुणा करते हैं -3। आप देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में करेंगे, 1 का गुणा 2 में किए 2, 0 का गुणा 8 में करेंगे 0, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो देख रहे हैं 3 त्रिक 9। अब इसी को हम सरल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे पहला अवयव 11, फिर देख रहे हैं दूसरा ये हमारा स्तंभ का 0, और ये भी देख रहे हैं 0, 3 माइनस में 3 0, 9 प्लस 2 11, और देख रहे 3 माइनस 3 कट करके 0 मिल जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0, देखिए 6 माइनस 6 0, और 9 प्लस 2 11। तो इस प्रकार से आपने देखा ए एडजॉइंट ए का मान देख रहे ये मिल जाता है। और इसके बाद अब हमको देख रहे एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना है। तो देख रहे एडजॉइंट ए इंटू ए का मान ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए, देख रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। तो सबसे पहले देख रहे हैं इस बार एडजॉइंट ए का पहले मान लिखते हैं। एडजॉइंट ए देख रहे हैं 0 3 2 0 3 2, -11 1 8 0 -1 3, इंटू ए का मान देख रहे हैं ए दिया है
ए में देख रहे हैं 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2। फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति है 3 0 माइनस 2 और तीसरी पंक्ति है 1 0 3। आप देख रहे हैं दोनों आव्यूहों का आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं इनका यदि आपस में हम गुणा करें, देखिए गुणा करने में सेम प्रक्रिया अपनाना है। पहले से पंक्ति दूसरे से स्तंभ। देखिए 0 1 का गुणा करेंगे 0, फिर 3 का गुणा 3 में होगा 3 त्रिक 9 और प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। आप देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में करते हैं 0 गुणे माइनस 1 0 प्लस 3 गुणे 0 करेंगे, देख रहे हैं 0 मिल जाएगा, प्लस 2 गुणे 0 करेंगे 0। आप देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में 0 गुणे 2 0, फिर 3 का गुणा माइनस 2 में करेंगे, देख रहे हैं माइनस 3 दुनाई 6 और 2 का गुणा 3 में करते हैं 2 तिहाई 6। आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में माइनस 11 का 1 में गुणा करेंगे, देख रहे हैं माइनस 11, फिर 1 का गुणा 3 में करते हैं 3, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8। दूसरे स्तंभ में करेंगे तो माइनस 11 में माइनस 1 से गुणा होगा, देख रहे हैं 11, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 8 का गुणा 0 में करेंगे तो देख रहे हैं 0। तीसरे स्तंभ में करते हैं माइनस 11 का 2 में गुणा होगा तो माइनस 11 दुनाई 22। फिर देख रहे हैं 1 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 और 3 का गुणा 3 में करते हैं तो देख रहे हैं 3 त्रिक 9। आप तीसरी पंक्ति का इसी प्रकार से गुणा करना है। देखिए 0 का गुणा 1 में होगा 0, माइनस 1 का गुणा 3 में करते हैं तो माइनस 3 और 3 का गुणा 1 में करते हैं 3 एकम 3। देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में करेंगे 0 गुणे माइनस 1 0 और माइनस 1 गुणे 0, देख रहे हैं 0, 3 का गुणा 0 में करते हैं 0। आप तीसरे स्तंभ में 0 गुणे 2 0, माइनस 1 माइनस 2 का गुणा देख रहे हैं 2 और 3 का गुणा 3 में किए 3 त्रिक 9। आप देखें इसको यदि हम सरल करें, सरल करने पर आप पाएंगे, देखिए पहले में 9 प्लस 2 11, इसके बाद देख रहे 0 प्लस 0 ये 0 मिल जाता है, 6 माइनस 6 कट करके 0, फिर देख रहे 8 3 11 माइनस में 11 0 11। देख रहे फिर इसके बाद देखेंगे तो ये अवयव हमारा मिल जाता है। हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान दें, माइनस 11 का गुणा 2 में किए माइनस 22, 1 गुणे माइनस 2 और 8 का गुणा 3 में करते हैं 8 त्रिक 24। देख रहे ये मान 24 के बराबर मिलता है 24। तो देख रहे हैं माइनस 22 माइनस 2 माइनस 24 प्लस 24 कट करके 0 मिल जाएगा, 3 माइनस 3 0, देख रहे 0 और 9 प्लस 2 11। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए का मान मिलता है। आप देख रहे हैं जो सिद्ध करना है उसके थर्ड पार्ट में दिया है मॉड ए आई। तो देख रहे हैं मॉड ए आई का मान यदि हम लिखें तो देख रहे हैं मॉड ए आई इक्वल टू, देखिए मॉड ए का मान मिला है 11 के बराबर इंटू आई अर्थात इकाई आव्यूह 3 कोटि का लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो देखिए ये आई का मान होता है तृतीय कोटि का इकाई आव्यूह है। और देख रहे 11 का यदि अंदर गुणा कर दें तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा, 11 एकम 11, 0 के साथ गुणा करेंगे 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाता है 0 0 11। तो यहां से आपने देखा ए एडजॉइंट ए का मान 11 0 11 इस क्रम में मिला और फिर हमने देखिए एडजॉइंट ए का मान निकाला, ये प्राप्त हुआ और मॉड ए आई इक्वल टू। तो इस प्रकार से आपने देखा तीनों मान समान मिलते हैं। आता है आप कह सकते हैं ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए आई। देखिए यही इसमें हमको बराबर सिद्ध करके लाना था।
तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये हम सिद्ध करेंगे। पूछ रहा था प्रश्न में जांच करने के लिए, देखिए रहा था तो जांच कीजिए कि क्या ये बराबर हैं। तो देखिए जांच करने में स्पष्ट हो गया कि तीनों मान आपस में बराबर हैं। तो देख रहे हैं ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं इसके बाद प्रश्न 8 में दिया है कि आप कोई एक खंड कीजिए जिसमें का नंबर में समाकलन देखें इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न 8 के का में दिया है समाकलन 2x प्लस 1 बटे अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेते हैं, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx। तो देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिल जाए तो ये अंश को हमको इस प्रकार से परिवर्तित कर लेना है। तो यहां पर देख रहे हैं अंश को मान लेते हैं, माना 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स इंटू हर में देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर जो पद दिया है उसको आप लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस b। इस प्रकार से लिख करके देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक करेंगे, दो अचर है x² का 2x, तो देख रहे हैं 2 इंटू 2x प्लस x का 1 माइनस 3 अकेला अचर है, देख रहे हैं 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए समान घात वाले पदों को यदि हम एक साथ कर लें तो 2 दुनाई 4ax देख रहे हैं मिल जाता है, 2 दुनाई 4ax प्लस a का गुणा 1 में करेंगे तो a प्लस b। आप देख रहे हैं दोनों ओर से तुलना कर लेते हैं, दोनों ओर से तुलना करने पर तो देख रहे हैं दोनों ओर से आप तुलना कर लेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर तो देख रहे हैं दोनों ओर से यदि हम तुलना करेंगे तो x का गुणांक देख रहे हैं 4a, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक 2 है। तो यहीं से देखिए a का मान मिल जाएगा 2/4 और इसको सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, तो a बराबर 1/2। आचर पद की तुलना करते हैं तो देख रहे हैं a प्लस b, जबकि आचर पद लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, a का मान रख देंगे, a देख रहे हैं 1/2 मिला, तो 1/2 प्लस b बराबर 1 या b बराबर मिल जाएगा 1 माइनस 1/2 और देख रहे हैं 1 से 1/2 घटाएंगे तो बराबर 1/2 मिल जाएगा। और अब हम अंश को इस प्रकार से बदल लेंगे, यहीं से देखें तो अंश हमारा इस प्रकार बन जाता है, देखिए अंश 2x प्लस 1 बराबर मिल जाएगा, हमने माना था a इंटू हर का अवकल गुणांक, तो देख रहे हैं a का मान मिला 1/2 इंटू देख रहे हैं 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 प्लस b और b का मान भी 1/2 मिला है। तो देख रहे हैं अंश में 2x प्लस 1 के स्थान पर अब हमको ये रख लेना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से i इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंश देख रहे हैं हमारा दो भागों में बढ़ गया, 2x प्लस 1 के स्थान पर 1/2 इंटू 4x प्लस 1 प्लस b देख रहे हैं 1/2 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx। अब देखें इन दोनों भागों को हम अलग अलग कर लेंगे तो देखें इस प्रकार से अंश के दोनों फलनों को हम अलग अलग कर लेंगे तो देख रहे हैं i इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 अचर है बाहर कर लेते हैं 1/2 इंटू 4x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx। देखें इस पहले को हम अलग कर लेंगे प्लस दूसरे फलन को अलग कर लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट
2x² प्लस x माइनस 3। तो देख रहे हैं इस पहले को हम I1 मान लेते हैं, दूसरे को I2। तो देख रहे हैं इस प्रकार से I इक्वल टू हाफ I1 प्लस हाफ I2। तो देख रहे हैं I1 और I2 के मान निकाल करके हमको यहीं पर रख लेना है। तो देख रहे हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले देख रहे हैं हम इस I1 को लेकर चलते हैं। तो देख रहे हैं I1 में दिया है I1 इक्वल टू देख रहे हैं 4 ये इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx। आप देखिए यहाँ पर यदि ध्यान से दें तो इसी का अवकल गुणांक चूंकि लिखा गया है, तो यदि इसमें हम अंडर रूट 2x² अर्थात अंडर रूट के अंदर जो पद दिया है उसको यदि हम t के बराबर मान लेते हैं, तो माना देख रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t। देख रहे हैं इसका अवकल गुणांक निकालेंगे तो 2 इंटू देख रहे हैं x² का 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। देख रहे हैं यही दिया है 4x प्लस 1 dx। यहाँ भी देख रहे हैं 4x प्लस 1 dx होता है, तो इसके स्थान पर हम dt रख देंगे। तो देख रहे हैं I1 इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन dt अपान अंडर रूट टी। देखिए अंडर रूट टी अंश में ले जाएंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी का मतलब टी की घात 1/2 ऊपर जाएगा टी की घात माइनस 1/2 dt। आप देख रहे हैं x की घात n का फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास x की घात n का देख रहे हैं फार्मूला है। देख रहे हैं x की घात n बराबर होता है, देख रहे हैं घात में 1 जोड़ेंगे तो -1/2 प्लस 1। देख रहे हैं 1 -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, वही हमारा बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाता है 2 इंटू टी की घात -1/2 प्लस 1 अर्थात टी की घात 1/2। इसी को हम अंडर रूट में लिखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम टी का मान रख देते हैं, तो I1 इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट देख रहे टी 2x² प्लस x 2x² प्लस x माइनस 3। तो देख रहे हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। अब इसके बाद हम I2 को लेंगे। देखिए I2 में दिया हुआ है I2 इक्वल टू देखिए I2 है इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3। आप देखें इस अंडर रूट के अंदर दिए हुए पद को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए x² का जो गुणांक है इसको हम बाहर निकालेंगे। तो देख रहे हैं x² के गुणांक को यदि हम बाहर निकालें तो फिर यही इस प्रकार से बन जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए 2 बाहर आएगा अंडर रूट 2 के रूप में, इसको हम अलग लिख लेते हैं 1/√2 इंटू देख रहे हैं dx अपान अंडर रूट x² का गुणांक 2 हमने बाहर निकाला तो x² प्लस देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से गुणा भाग गुणा कामन मिल गया, भाग वाला बचता है माइनस। यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 नहीं है, 2 से गुणा 2 से भाग, तो गुणा तो बाहर निकल गया, भाग वाला बचेगा। आप देख रहे हैं इसको आप सरल करके हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन dx अपान देख रहे हैं अंडर रूट x² x का होल स्क्वायर बनेगा। फिर देख रहे हैं प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 2 गुणे पहला पद देख रहे हैं x है इंटू दूसरा पद हमको वो रखना है जिसे सरल करने पर देख रहे हैं इसकी बराबर मिल जाए। तो यदि हम x देख रहे हैं 1/4 रख दें तो 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनाई 4 देख रहे हैं x/2 के बराबर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो हमारा दूसरा पद मिलता है इसी का वर्ग आपको जोड़ना है और घटाना है। तो देख रहे हैं 1/4 का स्क्वायर हम जोड़ देते हैं
और इतना ही घटाएंगे, 1/4 का स्क्वायर जानते हैं 1/16 और -3/2 दिया है। तो देख रहे ये क्रिया हमको कर लेना है। अब इसके बाद देखें इसको सरल कर लेते हैं, 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट। देखिए पहले 3 पद लेकर देखेंगे तो a² + 2ab + b² अर्थात पहले 3 पद ये हमारे a + b का होल स्क्वायर बनते हैं। तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट। देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों माइनस में है, लाशा लेंगे 16 मिल जाएगा। और देख रहे हैं माइनस में माइनस हमने कॉमन किया, दोनों प्लस में बन जाएंगे। 16 1 कम 16 प्लस 2 8 16 8 3 24। तो इस प्रकार से आपने देखा 24 + 1 25। तो देख रहे हैं मान मिल जाता है 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√x + 1/4 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 24 1 25, 25/16 को 5/4 का देखें होल स्क्वायर लिखेंगे इंटू dx। तो देखें तो ये फार्मूला बन गया 1/√x² माइनस a² का। तो अब इसके समाकलन का हम फार्मूला लगा देंगे। तो देख रहे 1/√x² माइनस a² का फार्मूला लगाएंगे तो देख रहे यही बन जाएगा 1/√2 इंटू लाग। देखिए इसका फार्मूला होता है 1/√x² माइनस a² का लाग x प्लस x की जगह देख रहे हैं x + 1/4 है तो लाग x प्लस √x² माइनस a² अर्थात यही पूरा लिख देंगे √x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस देख रहे हैं 25/16 प्लस कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं। तो देख रहे ये I2 का मान मिल जाता है। चाहे तो इसको सरल कर लें, चाहे तो इतना ही लिखा रहने दें। तो देख रहे हैं इस प्रकार से I1 और I2 के मान को समीकरण 1 में यदि हम रख लेते हैं, I1 और I2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है। I1 और I2 के मान को I1 और I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देख रहे हैं समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 था I बराबर 1/2 I1 का मान देख रहे हैं मिला 2 इंटू √2x² प्लस x - 3 प्लस 1/2 I2 देख रहे हैं मिला 1/√2। तो देख रहे हैं 1/2√2 लाग माड x + 1/4 प्लस √x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चाहे तो यहाँ लाशा लेकर के सरल भी कर सकते हैं और ये भी उत्तर लिख देंगे तब भी आपका सही होगा। तो देख रहे हम यहीं से एंड कर देते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और देख रहे यदि आप सरल करके लिखते तो देख रहे यहाँ लाशा लेंगे 4 मिलेगा 4x + 1। और देख रहे ये यहाँ जो सरल किया गया है तो ये हमारा सरलतम रूप यदि देखेंगे तो ये सरलतम रूप इसी का मिला हुआ है। तो इसके स्थान पर सीधे आप ये रख सकते हैं। देख रहे इसी को सरल किया गया तो ये मिला हुआ है और डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 8 के खा को। देखिए प्रश्न 8 के खा में दिया है कि अवकल समीकरण dy/dx प्लस y काट x इक्वल टू 2x प्लस x² काट x जहां x डज नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x इक्वल टू π/2। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 से देखिए लगातार पूछा गया है और एक ही वर्ष में कई सारी सीटों में पूछा गया है।
प्रश्न 22, 23, 24, 25 और देख रहे 26 के प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसान प्रश्न भी है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देख रहे दिए हुए सबसे पहले आप अवकल समीकरण को लिख लेंगे। dy अपान dx प्लस y काट x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर काट x। और देखें इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात करना है और दिया है y बराबर 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए ये मान पर हमको इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए यदि ध्यान से देखें तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में दिया है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं, जो कि dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण है, बल्कि कहेंगे रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है, देख रहे रैखिक अवकल समीकरण है। और यदि इसकी हम तुलना कर लेते हैं तो देख रहे तुलना करने पर p के स्थान पर मिल जाता है काट x इंटू क्यू के स्थान पर देख रहे हैं मिलेगा q बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x। सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे समाकलन गुणक कहते हैं, का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू होता है आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें हम p का मान रख लेते हैं। तो देख रहे हैं p का मान रखेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p, देख रहे हैं काट x है और काट x का समाकलन हम जानते हैं log साइन x होता है, e की पावर log साइन x। और हमारे पास फार्मूला है e की पावर log x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ देख रहे हैं साइन x है, तो ये बराबर मिल जाएगा साइन x। तो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का मान मिला। अब इसके बाद इसका यदि हम व्यापक हल लिखें तो व्यापक हल के लिए हमारे पास फार्मूला है, व्यापक हल बराबर होता है, देखिए व्यापक हल में y इंटू आई एफ, देखिए y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस कांस्टेंट c। देख रहे ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं y इंटू आई एफ का मान मिला साइन x, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट x इंटू आई एफ का मान देख रहे हैं साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। अब देख रहे हैं इसको सरल करते हैं। पहले हम साइन एक्स का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे। तो देखें यही इस प्रकार बन जाएगा 2x साइन एक्स dx, देख रहे हैं इसको अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन देख रहे हैं इसके साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, काट x को लिख सकते हैं काश x बटे साइन x, और देखें साइन x से गुणा हो रहा है तो इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो देखें साइन एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे दो पदों में विभक्त हो जाता है। तो देख रहे यहाँ सीधे कैंसिलेशन बनता है, एक का करेंगे दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम एक लाइन में लिख देते हैं 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर काश एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो देखें ये हमारा y साइन एक्स बराबर मिलता है। तो देखें इन दोनों में से यदि हम दूसरे को यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पहला फलन और काश एक्स को दूसरा फलन मान करके इसमें हम खंडशः समाकलन की प्रक्रिया करें तो देखें यही इस प्रकार मिल जाएगा
इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx प्लस, देखिए फार्मूला है पहला फलन इनटू दूसरे का समाकलन, cos x का समाकलन जानते हैं साइन एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x इंटू दूसरे का समाकलन cos x का समाकलन साइन एक्स इंटू फिर देख रहे हैं पूरे का समाकलन होता है प्लस कांस्टेंट c। अब यहां पर आप पा रहे हैं तो देख रहे हैं 2x साइन एक्स प्लस में 2x साइन एक्स माइनस में, तो 2x साइन एक्स प्लस माइनस में देख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो यही बराबर मिल जाता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं ये मिला y साइन एक्स बराबर, और यदि इसमें हम देखिए साइन एक्स से दोनों ओर भाग दे दें या कहें इस साइन एक्स को पक्षांतर कर दें तो इधर गुणा में है, देखिए भाग के रूप में आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस सी अपान साइन एक्स। ठीक है, पहले पद से साइन एक्स ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं चूंकि विशिष्ट हल ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और c का मान निकालने के लिए यहीं पर हमको मान रख देना है। ठीक है, मान दिया हुआ है कह रहा y बराबर 0 यदि x बराबर π/2, तो देख रहे हैं मान रख देंगे y बराबर 0 x बराबर π/2 रखने पर देख रहे y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर π/2 रखेंगे तो 0 बराबर x की जगह देख रहे हैं π/2 स्क्वायर है तो π/2 का स्क्वायर प्लस c अपान साइन π/2। तो देख रहे हैं π/2 का स्क्वायर करेंगे π²/4, तो देख रहे हैं पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो -π/4, तो देख रहे हैं -π²/4 इक्वल टू c साइन π/2 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं c का मान मिल जाता है और इस c के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे तो देख रहे हैं विशिष्ट हल मिल जाएगा। समीकरण 1 में c का मान रखने पर समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो देख रहे हैं समीकरण 1 में यदि हम c का मान रख देते हैं तो y बराबर देख रहे हैं यही मिल जाएगा y बराबर देख रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस c का मान मिला -π²/4 -π²/4 इंटू देख रहे हैं बटे में साइन एक्स है, तो देख रहे यही दिए हुए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो देख रहे हैं हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे क्योंकि लगातार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न 9 में दिया है कि कोई एक खंड कीजिए जिसमें का नंबर में देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी दिए हैं। तो कह रहा सदिशों ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी तथा 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो देखें प्रश्न 9 के का में 3 वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। पहले हम इन मानों को लिख लेते हैं। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई के प्लस जे के प्लस के कैप, और फिर देख रहे हैं वेक्टर बी इक्वल टू दिया है, वेक्टर बी का मान है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और फिर देख रहे हैं वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी इक्वल टू देख रहे हैं आई कैप माइनस 2 जे कैप, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। सबसे पहले तो हमको ए क्रॉस बी का मान निकाल लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं सारणी की सहायता से ज्ञात किया जाता है।
तो पहले हम इससे ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू बनेगा, पहली पंक्ति में जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और दूसरी पंक्ति में आई जे के का गुणांक वेक्टर ए से रखेंगे। तो देख रहे हैं तीनों गुणांक एक के बराबर हैं। और इसके बाद फिर वेक्टर बी से आई जे के का गुणांक 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति को लेकर यदि हम प्रसार कर देते हैं ए क्रॉस बी का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करने पर आई कैप इंटू, देख रहे हैं 1 का गुणा 3 में करेंगे, 1 3 का गुणा 3 माइनस, माइनस 1 का 1 में होगा तो माइनस 1, माइनस पहले से प्लस बन जाएगा। फिर माइनस जे कैप, देखिए इसके संगत 1 का गुणा 3 में करते हैं 3, माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, प्लस के कैप। और देख रहे हैं के कैप के संगत पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 1 गुणे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 1 का गुणनफल 2। तो इस प्रकार से देख रहे सरल करते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 आई कैप, फिर देख रहे हैं 3 माइनस 2 1, तो माइनस जे कैप, और माइनस 1 माइनस 2 मिलकर माइनस 3 के कैप। देखिए ये ए क्रॉस बी का मान मिल जाता है। अब इसके बाद इसका हम मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो देख रहे हैं माड वेक्टर ए क्रॉस बी, माड वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस माइनस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देखें सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो देख रहे हैं 9 1 10 और 16 10 26, अंडर रूट 26। इस प्रकार से ए क्रॉस बी के देख रहे हैं समांतर एकांक सदिश बराबर मिलेगा। आता है ए क्रॉस बी, आता है ए क्रॉस बी के समांतर एकांक सदिश देखिए इसके लिए फार्मूला बनेगा वेक्टर ए क्रॉस बी अपान इसी का मापांक। देख रहे हैं इसमें मान रख देंगे, ए क्रॉस बी का मान मिला है 4 आई कैप माइनस जे कैप। देख रहे हैं 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप अपान, देखिए मापांक अंडर रूट 26 के बराबर आया है। इस प्रकार से ए क्रॉस बी के समांतर एकांक सदिश का मान मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं पूछा है बी क्रॉस सी, तो वेक्टर बी क्रॉस सी का मान पहले हम निकालेंगे। तो देख रहे हैं बी क्रॉस सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। बी क्रॉस सी, देख रहे हैं बी क्रॉस सी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी सारणी की सहायता से मिलेगा। देखिए पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप, और दूसरी पंक्ति में हमको वेक्टर बी से आई जे के का गुणांक रखना है। तो देख रहे वेक्टर बी में आई जे के का गुणांक क्रमशः 2 माइनस 1 3। फिर देख रहे वेक्टर सी से आई जे के का गुणांक, आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -2 और के का गुणांक 1 है। आप देख रहे पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे। तो देख रहे हैं आई कैप इंटू आई कैप के संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा, -1 का 1 में गुणा करते हैं -1, फिर बीच में माइनस, -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -2 तिहाई 6। देख रहे माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप इंटू, ठीक है इसके संगत इसको छोड़ेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस 1 3 का गुणा करेंगे 3 मिल जाएगा, प्लस के कैप इंटू, देखिए इसके संगत 2 का गुणा -2 में करते हैं -4, माइनस 1 का गुणा करेंगे -1, देखिए माइनस पहले से है तो +1 बन जाएगा।
इस प्रकार से इसको सरल किया गया। देखिए -1 + 6 5 5 आई कैप और 2 -3 -1 का -j से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस जे कैप और देख रहे हैं -4 + 1 -3 के कैप। तो देखिए ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c का मान मिल जाता है। अब इसके बाद इसका हम मापांक निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं मॉड वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू अंडर रूट देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सरल करेंगे। देखिए सरल करने पर यही मिल जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9। देखिए 9 1 10 और 25 में 10 जोड़ दिए। देख रहे अंडर रूट 35। अब हमको बी क्रॉस सी के अनुदेश देखिए समांतर एकांक सदिश लिखना है। तो आता है कह सकते हैं आता है v क्रॉस सी के समांतर देख रहे बी क्रॉस सी के समांतर एकांक सदिश और यही बराबर होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर सी बटे मॉड वेक्टर v क्रॉस वेक्टर सी। देख रहे इसमें मान रख देंगे। तो वेक्टर v क्रॉस सी का मान देख रहे मिला है 5 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप अपान अंडर रूट 35। तो देख रहे हैं बी क्रॉस सी के समांतर एकांक सदिश का मान मिल जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें हम तीसरा पार्ट निकालते हैं। ठीक है तीसरे पार्ट के रूप में पूछा है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी प्लस 3 वेक्टर सी के समांतर एकांक सदिश। पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे 2a माइनस बी प्लस 3c। देखें 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी प्लस 3 वेक्टर सी। तो देखिए पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मान रख देंगे 2 इंटू वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस वेक्टर वी का मान है देखिए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 वेक्टर सी का मान है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। इस प्रकार से देख रहे ब्रैकेट को यदि हटाएं ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है अंदर गुणा कर लें तो देख रहे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस देख रहे 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस होगा जे कैप -3 के कैप देख रहे 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे 3 आई कैप -3 दुनाई 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देखिए 2 आई कैप प्लस माइनस में कैंसिल हो जाता है। फिर देखिए 2 जे कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप और माइनस में देख रहे हैं 6 जे है। तो इस प्रकार से सबसे पहले देख रहे हैं आई कैप का पद ये हमारा एक बचता है। तो पहले आई कैप का पद लिखते हैं टी आई कैप जे कैप के रूप में देखें 2 प्लस में 1 प्लस में 2 1 3 जे और 3 जे से -6 जे प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का। तो देखिए माइनस में 3 जे कैप मिलेगा। के कैप देखें तो देख रहे 3 के प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है और बचता है शेष 2 के कैप। तो देख रहे ये मान मिल जाता है वेक्टर 2a माइनस वेक्टर v प्लस 3 वेक्टर c का। आप सबसे पहले इसका हम मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका मापांक निकालेंगे मॉड 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर v प्लस 3 वेक्टर c इक्वल टू देखिए बनेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 देख रहे प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार से सरल करते हैं तो 9 9 18 18 4 22 देख रहे हैं अंडर रूट 22 आता है 2a माइनस बी प्लस 3c आता है 2a माइनस बी
प्लस 3c के समांतर एकांक सदिश, ठीक है, यही बराबर बनेगा वेक्टर 2a माइनस वेक्टर v प्लस 3 वेक्टर c अपान, ठीक है, इसी का मापांक 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर v प्लस 3 वेक्टर c। देखिए दोनों मान निकाल चुके हैं, रख देंगे। देखिए 2a माइनस वेक्टर v प्लस 3 वेक्टर c का मान मिला है, देख रहे 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपान, देखिए इसका मापांक अंडर रूट 22 आया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसके समांतर एकांक सदिश का ये मान होगा और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे और फिर भी यदि किसी स्टेप में किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य आप अवगत कराएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 9 का खा। देख रहे प्रश्न 9 के खा में दिया है क्या रेखाएं जिनके सदिश समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और देखिए इसी प्रकार से दूसरी रेखा का समीकरण दिया है। प्रश्न कहता है इन रेखाओं का कार्तीय समीकरण लिखकर उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखें प्रश्न 9 के खा में दिया है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण। सबसे पहले हम रेखाओं के समीकरण को लिख लेते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू देखें आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, देखिए पहली रेखा का समीकरण है। इसी प्रकार देख रहे दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर आर इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले तो कहता है इन रेखाओं का कार्तीय समीकरण लिखिए। देखिए रेखाओं का कार्तीय समीकरण आप इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए कार्तीय रूप के लिए हमारा फार्मूला है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण का फार्मूला है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण देखिए इसके लिए फार्मूला है x माइनस x1 अपान ए, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। तो देखिए ये फार्मूला है। सबसे पहले हमको इस पहली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी जो मिले हैं वो रेखा जिस रेखा के समांतर है उसके अनुदिश देख रहे हैं और जिस बिंदु से होकर जाती है वो बिंदु x1 y1 z1 है। तो यहाँ पर जो रेखा मिली हुई है, देखिए पहली रेखा के लिए यदि आप देखें, पहली रेखा के लिए देखिए बिंदु x1 y1 z1 क्रमशः i j k के गुणांक यहां से लिखेंगे। तो पहली रेखा के लिए x1 इक्वल टू देख रहे 1i का गुणांक और y1 देख रहे j का गुणांक 2 और z1 k का गुणांक 3, और इसके बाद देख रहे ए बी सी क्रमशः i j k का गुणांक होंगे। लेमडा के संगत जो देख रहे रेखा का समीकरण लिखा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2। तो इन मानों को रख देंगे तो पहली रेखा का कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। इस प्रकार से पहली रेखा का कार्तीय समीकरण देखिए पहली रेखा का कार्तीय समीकरण, पहली रेखा का कार्तीय समीकरण देखिए फार्मूले में मान रखेंगे x माइनस x1 देख रहे एक मिला है अपान ए
ए का मान 1 है, इक्वल टू y माइनस y1 का मान देख रहे हैं 2 है, अपान b का मान -3 आया है, इक्वल टू z माइनस z1 का मान देख रहे हैं 3 है, बटे c का मान देख रहे हैं 2 है। तो ये पहली रेखा का कार्तीय समीकरण है। इसी प्रकार से हम दूसरी रेखा का कार्तीय समीकरण लिखेंगे। तो देख रहे हैं दूसरी रेखा के लिए यदि देखें तो दूसरी रेखा के लिए देख रहे हैं मिल जाएगा x1 y1 z1 क्रमशः 4 5 6 हैं। तो देख रहे हैं x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 5 और z1 इक्वल टू 6। और देख रहे हैं ए बी सी का मान लिखेंगे। ए बराबर देख रहे हैं 2, बी बराबर 3, सी बराबर 1। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 1। तो ये दूसरी रेखा के लिए मिल जाएंगे। अब हम कार्तीय रूप में दूसरी रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो देख रहे कार्तीय रूप में दूसरी रेखा का समीकरण देखिए फार्मूले में मान रख देंगे x माइनस x1, देख रहे x माइनस x1, x1 देख रहे 4 है, बटे ए देख रहे 2 है, इक्वल टू y माइनस y1 दूसरी रेखा के लिए देख रहे 5 है, बटे बी देख रहे 3 है, इक्वल टू z माइनस z1 देख रहे 6 है, बटे c 1 के बराबर दिया है। तो इस प्रकार से देख रहे दोनों रेखाओं के संगत कार्तीय समीकरण इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो देख रहे पहली रेखा के संगत कार्तीय समीकरण का मान प्राप्त हुआ और दूसरी रेखा के संगत देख रहे कार्तीय समीकरण। इस प्रकार से दोनों रेखाओं के संगत कार्तीय समीकरण के मान मिल जाते हैं। अब हमको इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात करना है। देखिए दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कार्तीय रूप में इसके लिए फार्मूला है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर देख रहे माड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, दूसरी पंक्ति में a1 b1 c1 और तीसरी पंक्ति में a2 b2 c2। और देख रहे इसी में आता है अपान अंडर रूट डी, कह सकते हैं 1 अपान अंडर रूट डी, जहां डी बराबर होता है डी बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो देख रहे ये d का मान है। तो हमको यहाँ पर इन मानों को निकाल करके फार्मूले में रख देना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इसके लिए रेखाओं की पहले यदि हम तुलना कर लेते हैं तो देखिए पहली रेखा की यदि हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो देखिए पहली रेखा के समीकरण में x माइनस x1 अपान a1। तो देखिए पहली रेखा की मानक समीकरण x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1 से तुलना करेंगे। तो देखिए पहली रेखा से मान मिल जाएंगे। पहली रेखा से यदि देखें तो x1 y1 z1 क्रमशः देख रहे हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर 2 और z1 बराबर 3। फिर देख रहे हैं a1 का मान 1 है, b1 -3 और c1 2। और दूसरी रेखा के लिए यदि आप देखें
तो देख रहे हैं दूसरी रेखा में मिल जाएगा। दूसरी रेखा के लिए देख रहे हैं दूसरी रेखा के समीकरण में x2 4 है, x2 बराबर 4, y2 बराबर 5 और z2 बराबर 6। a2 देख रहे हैं 2 है, b2 3 और c2 1 के बराबर है। हमको आप सीधे देख रहे पहले आवश्यकता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इन मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो देख रहे हैं x2 माइनस x1 निकालेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल मिल जाएगा। देख रहे हैं x2 का मान 4 है तो 4 माइनस x1 1 है तो 4 माइनस 1 बराबर देख रहे हैं 3 मिल जाएगा। इसके बाद y2 माइनस y1, देखिए y2 का मान 5 है, माइनस y1 2, 5 माइनस 2 बराबर 3। इसके बाद z2 माइनस z1, z2 देख रहे हैं 6 है, माइनस z1 3, 6 से 3 घटाएंगे देख रहे हैं 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं पहले d का मान निकाल लेते हैं। तो d का मान निकालने की देखें आसान विधि इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप इस क्रम से इन मानों को लिख लेंगे। देखिए d का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले देख रहे हैं b1 c2 की बात करता है तो आप b1 के मान से ही प्रारंभ करेंगे। देख रहे हैं b1 का मान -3 है, -3, फिर c1 2, इसके बाद a1 1 और फिर इस b1 के मान को ही रिपीट कर देंगे। इसके बाद b2 के मान से प्रारंभ करेंगे 3, c2 का मान 1, a2 का मान 2 और फिर इसी से b2 से आप अंत करेंगे। तो देख रहे हैं इसको निकालने की आसान सी प्रक्रिया है। इसका आप इसके साथ गुणा करेंगे, माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देख रहे हैं इस प्रकार से d बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं d इक्वल टू b1 c2, तो -3 का गुणा 1 में करेंगे तो देख रहे हैं -3 का गुणा 1 में करेंगे -3 मिलेगा, फिर -3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दुनाई 6 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दुनाई 4, माइनस 1 का गुणा 1 में करते हैं 1 एक्का में 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर देखें 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, माइनस 2 का गुणा -3 में करेंगे -6, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं -3 -6 मिलकर -9 और -9 का स्क्वायर 81, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81। इस प्रकार से देख रहे हैं मान को जोड़ लेते हैं तो देख रहे हैं 81 9 90 और 90 में 81 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 1 और 9 8 दुनाई 16 1 17, तो ये 171 मिल जाता है। अब इसके बाद देख रहे डी का मान मिल गया। अब ये हम सार्डिक का मान और ज्ञात कर लेते हैं, फिर सीधे फार्मूले में रख देंगे तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान मिल जाएगा। तो देख रहे पहले हम इस सार्डिक का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे पहले हम इस सार्डिक का मान ज्ञात करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर देख रहे हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। देखिए यहां पर हमको मान रख लेना है तो देखिए यहां पर यदि आप मान रखते हैं तो यही बराबर हमारा मिल जाएगा। देखिए x2 माइनस x1 का मान निकाला गया 3 के बराबर आया और y2 माइनस y1 भी 3 है, z2 माइनस z1 भी देख रहे 3 के बराबर है। इसके बाद a1 b1 c1 देख रहे a1 b1 c1 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2 और फिर देख रहे हैं a2 b2 c2 2 3 1 2 3 1। आप देख रहे हैं इसमें r1 को लेकर हम प्रसार कर लेंगे
तो R1 को लेकर प्रसार करने पर, तो देखिए R1 को लेकर यदि हम प्रसार करते हैं, R1 को लेकर प्रसार करने पर, ठीक है, R1 को लेकर यदि प्रसार करते हैं तो यही बराबर मिलेगा 3 इंटू, देखिए इसके संगत -3 का गुणा 1 में करेंगे -3, माइनस 3 का गुणा 2 में करते हैं 3 दूनी 6, फिर -3 इंटू, देखिए -3 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एक्का में 1, माइनस 2 दूनी 4, इसके बाद देख रहे हैं +3 इंटू 1 का गुणा 3 में करते हैं 3, माइनस, देख रहे 2 का गुणा -3 में हुआ तो -6, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर आप पाएंगे, देख रहे इसको सरल करने पर देख रहे यही मान हमारा मिलता है। इसको जब आप सरल करेंगे तो देख रहे सरल करने पर -3 -6 मिलकर -9 और -9 का 3 में गुणा होगा तो -9 त्रिक 27, 1 -4 -3 और -3 में -3 से गुणा हुआ, देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 त्रिक 9, फिर देख रहे 6 + 3 9, 9 त्रिक 27, इस प्रकार से 27 प्लस माइनस कैंसिल कर दें तो देख रहे बराबर 9 के मिल जाता है। देख रहे आता है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, आप सीधे फार्मूले में मान रखेंगे, आता है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देख रहे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके लिए हमने फार्मूला लिखा 1/√d इंटू x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये हमने फार्मूला लिखा और देखिए दोनों मान ज्ञात कर चुके हैं तो आप यहां पर मान रख देंगे, देखिए 1/√d, डी का मान 171 हमने निकाला है, इंटू देखिए सार्डिक का मान देखिए 9 के बराबर आया है, 9 रख देंगे। अब इसको यदि हम सरल करते हैं, देखिए 19 9 171, तो 171 का यदि हम वर्गमूल लें तो 171 को हम लिख सकते हैं 19 गुणे 9, 19 9 171 होता है और देख रहे हैं 9 का वर्गमूल 3 हम बाहर कर लेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा 9/3 √19, देख रहे 3 से 9 काट देंगे तो देख रहे 3/√19, तो यही बराबर मिल जाता है 3/√19 इकाई। तो देख रहे यही दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान होगा और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, हो सकता है एक बार समझने में दिक्कत हो तो एक बार पुनः आप गहराई से समझेंगे तो प्रश्न निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और देख रहे हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए लगभग प्रत्येक सेट में प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। रेखाएं कार्तीय रूप में हो सकती हैं, रेखाएं सदिश रूप में हो सकती हैं, तो इस प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से करेंगे। तो आशा है कि यह पूरा सेट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं किसी स्टेप में कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके बाद हम प्री बोर्ड परीक्षा का अगला सेट लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।